नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गुरुग्राम में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पताल पर लापरवाही के मामले में एक्शन लिया है। विज ने सेक्टर 10 के नागरिक अस्पताल में करीब 20 घंटे तक बत्ती गुल रहने के मामले में बायोमेडिकल इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। वहीं विज ने अस्पताल की देखरेख में लापरवाही बरतने पर पीएमओ डॉक्टर दीपा को छुट्टी पर भेजने के निर्देश दिए हैं। उधर सोहना पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले को लेकर बयान दिया। विज ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत से क्षलम युद्ध करने की कोशिश करता है। वो लगातार हम देखिए पाकिस्तान कोशिश करता है हमारे साथ क्षलम युद्ध करने की, काफ़ी लंबे समय से कर रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तो उनका लगभग मुंह बंद कर दिया गया है। यदा कदा कोई सिर उठाता उसका भी सिर काट दिया जाता है। उधर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जल्द ही सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की वैकेंसी भरने का भी दावा उन्होंने किया और कहा कि अब तक पहले 900 डॉक्टर्स की भर्ती की गई थी, अभी फिलहाल 160 डॉक्टर्स की भर्ती की गई है। जो भी वेटिंग लिस्ट है उसे जल्द भरा जाएगा। नौकरी छोड़ रहे डॉक्टर्स को लेकर भी विज ने बयान दिया। डॉक्टर्स की तो हमने काफ़ी भर्ती की है। मैंने 900 के करीब पहले भर्ती किए हैं, 160 अब भर्ती किए हैं। बाकी भी हमने इंटरव्यू ले रखा है और उसमें वेटिंग लिस्ट में से मैंने अब फिर कहा है कि जितने वेकेंट हैं वो उनके अगेंस्ट वो बाकी वेटिंग लिस्ट से डॉक्टर्स लगा दिए जाएँ। मैं ये भी अध्ययन करवा रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है कि सरकारी अस्पताल से डॉक्टर नौकरी छोड़ के क्यों चले जाते हैं। हमें उसमें काफ़ी कठिनाई है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। अगर कोई हमारे पार्ट में ठीक करना होगा तो हम उसको ठीक भी करेंगे। और रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, आ ही नहीं रहे, तो कठिनाई है। हम उसके बारे में अब हम एक सेंट्रलाइज्ड योजना बना रहे हैं। अब हमने कहा है कि सब जगह पर सारे हमारे हेल्थ फैसिलिटी में ईसीजी मशीन हो, एक्सरे की मशीन हो। रेडियोलॉजिस्ट हम स्टडी कर रहे हैं इसको अभी। रेडियोलॉजिस्ट का तो ईसीजी का तो हमने तय कर लिया कि ईसीजी का तो सेंट्रलाइज्ड होगा, वहाँ से ईसीजी करके सेंटर से रिपोर्ट आ जाएगी, 4 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया है। जेल में बैठकर राजनीति करने के अभय के बयान पर धनखड़ ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी पलटवार किया। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेता बयानवीर हैं। कांग्रेस के लोग बयानवीर हैं। देखिए, हर साल जितना भी मुआवजा मिला है उतना 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने नहीं दिया था। अब कहते हैं हम आए तो स्वामीनाथन की सिफारिश लागू करेंगे। भाई साहब, स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। 8 साल तक, 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस रिपोर्ट को दबाए बैठे गए। हुड्डा साहब की लीडरशिप में 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी। 2010 दिसंबर में जो रिपोर्ट जमा हो गई थी उसको दबाए बैठे रहे। तो ये केवल और केवल बयान देते हैं। ये 2.5 रुपये के चेक इनके राज में आते थे। झूठ बोल के इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई थी कि हम ब्याज माफ़ कर देंगे, ब्याज माफ़ कर देंगे। आपने बाद में देखा कैसे पोल खोली। राहुल के बयान आपको ध्यान में होंगे, लोगों का हल्ला करना भी आपको ध्यान में होगा। तो ये केवल बयान देते हैं। आजकल झूठ के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती। सत्य जो है मीडिया और सोशल मीडिया बहुत नीचे तक पहुंचा देता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है और ये कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा था, ऐसे किसी के बारे में ना भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। ये कांग्रेस की ही कुत्सित सोच थी। हाँ, कोई अगर करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और कोई उसके कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से किसी पर आरोप है तो वो एक अलग बात है। भाजपा का तो डीएनए पूरे देश में देशभक्ति का डीएनए, हमारा डीएनए तो सबको पता है और देशभक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। और डीएनए का मतलब होता है किसी आदमी के विशिष्ट गुण धर्म। तो वो इस बात को समझें, क्योंकि लोकदल का निर्माण कांग्रेस के विरोध में हुआ था और इसलिए को लोकदल का विशेष गुण धर्म जो है वो कांग्रेस के विरोध में ही है। अब अभय चौटाला सत्ता के
उसके चक्कर में, साझेदारी के चक्कर में अगर कांग्रेस के साथ जाने की बात करते हैं तो मैं फिर से दोहरा हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जाना संभव नहीं है, क्योंकि उसका निर्माण ही जो है वो कांग्रेस के विरोध में हुआ था। इतनी मेरी बात का मतलब था, आज भी वही मतलब है। प्रदेश में गठबंधन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के सिवानी हलके में जनता दरबार लगाया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचे। जनता दरबार में मिली शिकायतों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि 300 शिकायतें मिली हैं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी गई हैं और जल्द समाधान के निर्देश दे दिए। ज्यादातर बिजली, पानी, पीने के पानी, बीपीएल, राशन कार्ड, पेंशन से जुड़ी हुई थी। लगभग 300 से ज़्यादा जो है एप्लीकेशन हमने दी और हर विभाग को उसको अधिकारियों दे दी और इन एप्लीकेशन पर निश्चित तौर पर अधिकारी करेंगे। इस तरह की प्रक्रिया से ये फायदा होता है कि छोटे से छोटे इससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कैथल की अतिरिक्त मंडी का दौरा किया और किसानों से बातचीत करके उनका हालचाल जाना। कृषि मंत्री ने गेहूं उठान को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कैथल मंडी का दौरा किया और ये हरियाणा की हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में 3 मंडियां हैं, तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं और यहाँ पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है। लगभग 56,60,000 बोरियां आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की और पिछले साल से इस दिन में 40 लाख आई थी, तो ज़्यादा अराइवल है। फसल इस बार लगता है कि पहले से ज़्यादा आएगी और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को इनको की लिफ्टिंग को बढ़ाएं, क्योंकि बेमौसमी बारिश से डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज़्यादा भीगी हुई फसल नहीं है। हमारा ये इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है। जो दाना है खराब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार से ले ली, रस्ट ब्लॉक्स की, किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाए। श्मशान में शव जाने का तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसान की मेहनत की नीलामी श्मशान घाट में हो? उठान नहीं होने के चलते रोहतक की मदीना मंडी का यही हाल है। मंडी अनाज से फुल भरी पड़ी है। नेशनल हाईवे पर कई 100 मीटर तक गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं। ऐसे में अब जो किसान अनाज लेकर पहुंच रहे हैं उसको रखने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसे में किसानों को अपना अनाज श्मशान घाट पर उतारना पड़ रहा है। अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसानों का ये कहना है कि क्यों मजबूर यहां पर गेहूं डालने के लिए हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आती और किसान नीचे ही अपना गेहूं डालने पर मजबूर है। किसानों ने ये भी कहा कि श्मशान घाट में मिट्टी में गेहूं डाल रहे हैं। नीचे जी पक्की जगह तो है नहीं गांव में, तो जमींदार अपना ये पलट वलट बिछा के और कच्चे में डाल रही हैं। पक्की जगह हो तो पक्की पर डाल लें, ना तो अपना पलट वलट बिछा के नीचे और उस पर डालना। गांव में कोई मंडी नहीं है गिरावट में। ये पड़ोस का गांव है मदीना, जहाँ पे हम गेहूँ डालते हैं और यहाँ भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। जो मंडी है बहुत छोटी है और वो भी मतलब जो है सही नहीं है। और जो यहाँ पे डाल रहे हैं हम शमशान में कच्चे में गेहूँ डाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। और जहाँ पोर्टल की बात है, जब भी हमने कोशिश की पोर्टल हमेशा बंद मिला। ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं, हम भी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन जब भी पोर्टल पे कोशिश करी पोर्टल ने काम नहीं किया और लिया नहीं उसने और ये कार्रवाई नहीं कर पाई। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए और मंडी की अच्छी व्यवस्था की जाए। मंडी में गेहूं जैसा हो जाए सारा गेहूं ब्रांड हो रहा है, जमींदारा का ब्रांड मट्टी हो रही है, मुश्किल है मेहनत करो पैदा करके ले हुआ इसमें। अबे सारा दाना नाज मट्टी में मिलने लगा है हमारा। बल्लभगढ़ की मंडी में गेहूं की आवक में बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसका उठान साथ के साथ होता रहा तो एजेंसियों द्वारा उठान कर समय से गोदामों में पहुंचेगा। इसके बाद किसानों को उनकी गेहूं की पेमेंट भी 72 घंटे के अंदर हो सकेगी, लेकिन किसानों के पास 72 घंटे के अंदर पैसे न आने से किसान बेहद परेशान हैं।
वहीं गिरीश मिश्रा फूड एंड सप्लाई अधिकारी का कहना है कि जैसे जैसे उठान हो रहा है उस हिसाब से हम किसानों के पैसे खाते में डाल रहे हैं। अब तक 50% किसानों के खाते में पैसा डाल चुके हैं। जिले में खरीदी गई गेहूं के भुगतान में देरी होने का मुख्य कारण टेंडर में देरी हुई है। अब उठान शुरू होकर पूरी तरह से तेजी पर है। आड़े तो ये कहते हैं कि पैसा जब 20 दिन आओगे तो हम कहाँ से देंगे, मिलते तो वही है मार्केट का मिल, हमें कौन मिलने देगा वहाँ, हमें तो कोई मिलने नहीं मिलने। पेमेंट जी लिफ्टिंग पे है, 80,000 कट्टे के लगभग खरीद है मेरी और 40,000 के कट्टे करीब मैंने लिफ्टिंग कर दी है। तो फूड एंड सप्लाई की DFSC की जितनी परचेज है यहाँ, आप ये मान सकते हैं कि उसका 50% पेमेंट आज शाम तक हो जाएगी। शायद जी पहले 1 तारीख से 13 तारीख तक तो परचेज हुई नहीं और मंडी में आवक रुकी नहीं थी, मंडी में लगातार गेहूँ आ ही रहा था। तो देखा जाए तो परचेज शुरू हुए अभी केवल 1 हफ्ता ही हुआ है। 13 को शुरू हुई थी, अभी 20 तारीख हुई है और 50% हम उठा भी चुके हैं जितनी मेरी परचेज है। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं 90% तक लिफ्टिंग कर दूँगा। तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है जी। नुकसान कहा जी अनाज यहाँ पर है और ये तोल भी ना है रही और कहा कि तोल भी है रही है तो पेमेंट ना मिल रही। जो कहते पेमेंट ना मिल रही हम कहते दें में जी, जब पीछे से गवर्नमेंट देगी जब तो हम देंगे। तो हमारी लेबर और कटाई कटरवारे हम कहते दाम दें जब हमें दाम ही ना मिल रहे हैं। यही माल है किसान को और कुछ सौदा ही ना हो। वहीं यूपी चौटाला ने किसानों के बहाने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों को खराब फसलों का मुआवजा नहीं दे रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर हम सभी किसानों को मुआवजा देंगे। सरकार इसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने शायद ये बात अपने भाषण में ना कही हो, आज फिर दोहराता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद जितना भी फसलों का नुकसान हुआ है उसका सारा मुआवजा देगी। सरकार इसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने शायद ये बात अपने भाषण में ना कही हो, आज फिर दोहराता हूँ कि हमारी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अंबाला में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान ओपी चौटाला ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और इनेलो की सरकार आते ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, जो राष्ट्रहित की बात करेगा हम उसके साथ हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों में बड़ा जोश उत्साह और उत्साह है, अप्रत्याशित भीड़ जमा है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने अतीत में आपने देखा होगा कि आज जिस बीजेपी का हम विरोध कर रहे हैं उसके साथ हमारा संगठन भी पहले हुआ है। तो राष्ट्र के हित में जो कोई अच्छी सोच रखेगा उसका हम स्वागत करेंगे। कोई भी बात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सरकार है ही नहीं, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। कोई भी बात सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो सरकार है ही नहीं, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। यमुनानगर में शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के बयान पर पलटवार किया। गठबंधन टूटने के बयान को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दिया। जो गठबंधन तो हमारा गठबंधन जो है वो सरकार के लिए गठबंधन है, कोई पार्टियों का गठबंधन नहीं है हमारा। जब सरकार बनी थी तब क्योंकि ना हमारे पास बहुमत था ना उनके पास बहुमत था, तो हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और उस पर हमने सरकार बनाई। अब आने वाले टाइम में हम साथ चलते हैं नहीं चलते हैं इसके बारे में तो नहीं हाईकमान लेगा, लेकिन जो उस टाइम का हमारा फैसला था वो सरकार बनाने का फैसला था और सरकार सही तरीके से काम कर रही। हमारे 80% से भी ज़्यादा जो वादे थे वो उनके हमारे इकट्ठे थे, हमने उन पे ही काम किया कि हम उनको पूरा करेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जनता सेटिस्फाई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर भी बयान दिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने कहा ना कि 20,000 टीचर भर्ती कर रहे, तो अगर 20,000 भर्ती कर रहे तो इसका मतलब कमी तो थी, तो कमी पूरी होगी। पीएम श्री के नाम से स्कूल खोल रहे हैं, जैसे हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है इसी प्रकार से पीएम श्री के नाम से है। उसमें जो भी खर्च होगा वो केंद्र सरकार उसमें खर्च करेगी। 276 स्कूल हम खोलने जा रहे हैं और उसमें हर ब्लॉक में हम 2 स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया।
रिश्वतखोरी के मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला है। कई जगह से रिश्वतखोरों की जांच एजेंसियों ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पंचकुला में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सेक्टर 4 से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया, जिसे अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने महिला को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। हरियाणा रोजगार कौशल में बिल पास करवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं दूसरा मामला रोहतक से सामने आया है, जहां पर जेल में परेशान नहीं करने के एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगने वाले सहायक जेल सुपरिटेंडेंट को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। इस रिश्वत के पैसे को लेने वाले जेल के बाहर चाय की दुकान चलाने वाले युवक को भी विजिलेंस ने रिश्वत के पैसे के साथ गिरफ्तार किया। यही नहीं, पहले भी शिकायतकर्ता सहायक जेल सुपरिटेंडेंट को 24,000 दे चुके हैं। नूंह में एसीबी की टीम ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पुन्हाना में कार्यरत रिश्वतखोर जेई गुरमीत सिंह को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी इंस्पेक्टर ने बताया कि ठेकेदार ज़ियाउल उल हक और उसके भाई मोबेन से जेई गुरमेज ने बिल पास करने के एवज में लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की थी। और जो उनको शिकायत दी है उससे हमारा मुकदमा 7 PC एक्ट का बना और हमने रजिस्टर करके पूरी रेड वगैरह की कार्रवाई हमने दुरुस्त तरीके से की और शिकायतकर्ता के साथ हम मौके पर पहुंचे हैं जेल परिसर के पास। जो कि डिमांड इनिशियली कर रहा था वो है जोगेंद्र सिंह, वो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है जो अभी 2022 में प्रमोट हुआ है और 3.5 साल से सुनारिया जेल में जिसकी ड्यूटी है। उसके द्वारा मांग की गई थी डायरेक्ट और उसके द्वारा ही आगे उसका जो जानकार है अनिल, जो कि चाय की दुकान कर रखी है, सुनारिया खुर्द गाँव का रहने वाला है, उसको पैसे हैंड ओवर करने के लिए उन्होंने बोला था जोगेंद्र ने। तो उसी के बिहाफ पर आज जैसे ही पैसे हैंड ओवर किए हैं अनिल को, तो हमने उसको रंगे हाथ मौके पे काबू कर लिया है। थाना में पब्लिक हेल्थ में तैनात था। ज़ियाउल हक काम का ठेकेदार था। अपने बिल पास करवाने के पास गया, उससे 1,74,000 रुपये की मांग की और उसके भाई से 1,60,000 की डिमांड की। 20,000 रुपये पहले ले लिए थे और जो आज 80,000 रुपये मांगे थे, इसने आके शिकायत दी। टीम गठित करके गई, 80,000 रुपये रेट लेके गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया इन दिनों अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस दौरान रेणु भाटिया करनाल के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कैथल में लड़कियों को लेकर दिए बयान को लेकर सफाई दी। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने बताई है और मैं अब भी आप लोगों के सामने, मैं जानती थी कि मैं 1-2 दिन में करनाल जाऊंगी, ये प्रश्न जरूर उठेगा, लेकिन फिर से मैं अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी उन बेटियों को आगाह करूंगी, जागरूक करूंगी जो मित्रता में इस तरह के लफड़े में फंस जाती हैं। मैंने तब भी ये बात कही थी कि आप अपनी मित्रता पर इतना विश्वास कर लेती हैं कि आप ऐसा कदम उठा लेती हैं और फिर आपके साथ परेशानी होती है। आज भी मैं बेटियों को वही बात कहूंगी आपके माध्यम से और लड़कों को आगाह करूंगी, मित्रता की मर्यादा को बनाकर रखें, अपनी महिला मित्र का अपमान ना करें, अपनी महिला मित्र के साथ कोई गलत ऐसा व्यवहार ना करें जिसके लिए हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। परिवार में एक बेटा एक बेटी 2 बच्चे होते हैं। बेटी गलत कर जाए तो भी माँ बाप को दुख है, बेटा गलत कर जाए तो भी उतना ही दुख है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियां गलती कर लेती हैं तो वो दोषी हैं? नहीं, बेटियों को हम कभी भी दबने के लिए, मरने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बेटियों को आगाह करेंगे, बेटों को समझाएंगे कि इस तरह का गलत कार्य कहीं ना करें। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि यह महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेने लगा है। मॉरिशस, इंग्लैंड, कनाडा के बाद 28, 29, 30 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव का आयोजन होगा। में प्रारंभ हुआ गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एक अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। मॉरिशस, इंग्लैंड, कनाडा के बाद अब इस वर्ष 28, 29 और 30 अप्रैल को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियां अच्छे स्तर पर हो रही हैं। इस उत्सव में मुख्य रूप से जहां 28 अप्रैल को कैनबरा में जो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय संसद है, नेशनल पार्लियामेंट है, वह एक सेमिनार होगा और वह भगवद गीता
ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के लिए भेंट की जाएगी। उधर करनाल के तरावड़ी राइस मिल हादसे में ने मजदूरों के हालात को उजागर किया है। ऐसे में जिले में करीब 500 चावल मिल हैं जहां हजारों मजदूर असुरक्षित हालातों में काम कर रहे हैं। वहीं लेबर डिपार्टमेंट का दावा है कि राइस मिलों की समय समय पर जांच होती और कमियों को लेकर मिल मालिकों को वार्निंग भी दी जाती है। वहीं शिव शक्ति राइस मिल में हुए हादसे की जांच पूरी हो गई। एसडीएम अभिनव मेहता की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। वो 18 तारीख को हुआ है, जिसमें 3:30 बजे छज्जा गिरने से ये हादसा हुआ है सर, जिसमें बरामदे में काफ़ी वर्कर काम कर रहे थे और छज्जा गिरने से मौके पर ही जो 4 वर्कर थे वो मौके पे ही मर गए, उनकी डेथ हो गई और जो 20 थे वो घायल हो गए। घायलों में से जो 2 वर्कर थे उनको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया और 5 जो वर्कर थे उसमें से वीरक अस्पताल करनाल में भर्ती करवाए गए और 13 श्रमिक जो हैं वो सामान्य अस्पताल तरावड़ी में भर्ती करवाए गए। और मौके पर ही जो प्रबंधक पक्ष था श्री अमन गुप्ता, उन्होंने बयान किया कि वो जो भी इनका कंपनसेशन बनता होगा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में, वो मृतकों को और घायलों को वो जितना भी बनता होगा वो देने को तैयार है। और डिपार्टमेंट ने भी इसमें सेक्शन 10A में नोटिस भिजवा दिया है उनको। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ हरियाणा विशेष से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।